वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और आज का टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, उसके वो कैसे इन्फेक्शन काउज करता है, ट्यूबरक्लोसिस काउज करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, उसकी क्या क्या सिम्टम्स है, क्या उसकी प्रिवेंशंस है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ये एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें कि टिश्यू का लॉस होता है। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये हमारा डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा, इसलिए इसको हम लोग कोच डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है। ये जो हमारा बैक्टीरिया है ना, हमारा कौन से बैक्टीरिया से काउज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से काउज करता है और उसी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट कॉच ने, इसलिए हम लोग इसे कॉच डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि इसकी ये बैक्टीरिया की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये रॉड शेप का होता है, ये एक वेटलेस बैक्टीरिया है जो कि 25 फीट ऊपर तक भी इन्फेक्शन काउज कर सकता है। मतलब कि जब खांसती है, इसमें जब जो पेशेंट जो है खांसता है तो उसकी ड्रॉपलेट्स निकलती है, तो वो ड्रॉपलेट्स जो है ना वो 25 फीट हाइट तक जा सकता है और इन्फेक्शन काउज कर सकता है। अब हम इसके टाइप्स को जानते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट है कि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, इसके पास ना एक अगल बगल में एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो कि हमारा माइकोलिक एसिड से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है। अब हम इसके टाइप्स को जानते हैं। ये अकॉर्डिंग टू WHO 2 तरीके का होता है। फर्स्ट पल्मोनरी, सेकेंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। हम लोग अभी तक यही जानते थे कि सिर्फ हमारा पल्मोनरी टीबी होता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी होते हैं, अदर्स जब ऑर्गन्स में भी टीबी होता है। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसके टाइप्स है और इसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। पल्मोनरी टीबी जो होते हैं ना हमारे लंग्स में होता है। 70% केसेस में हमें हमारा पल्मोनरी टीबी ही देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होता है जब लंग्स को छोड़ के किसी और ऑर्गन को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो ऑक्यूपाई कर ले, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। जैसे कि हमारा अगर ये ब्रेन में चला जाए तो ये ब्रेन टीबी काउज करता है, बोन में चला जाए तो बोन टीबी काउज करता है, एब्डोमेन में चला जाए और एब्डोमेन में भी स्पेशली इलियोसिकल रीजन में जा करके ये एब्डोमेन टीबी काउज करता है। उसके अलावा ये जेनाइटल रीजन में भी जो होता है वो इन्फेक्शन काउज करता है, स्पेशली फीमेल में जब ये यूट्रस में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जाता है तो इनफर्टिलिटी का कारण भी बन जाता है, और अगर वर्टिब्रा में हो जाता है तो इसको हम लोग पॉक्स डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, अगर इसका ट्रांसमिशन देखें तो ये हमारा 2 तरीके से फैलता है। फर्स्ट ड्रॉपलेट से, जब कोई भी खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं उससे फैलता है। सेकेंड अनबॉइल्ड मिल्क से। अनबॉइल्ड मिल्क का क्या कहना है यहाँ पे कि जो जैसे कि हम बहुत लोगों की ना आदत होती है कच्चा दूध पीने की, वो कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि कच्चे दूध में ना बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। तो जब भी हमें मिल्क लेते हैं तो उसको हमेशा बॉयल करना चाहिए, जिसे बॉयल करने से क्या होता है उसके जितने बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं और फिर वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। ये था इसका ट्रांसमिशन। अब हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो क्लिनिकली अकॉर्डिंग देखें ना तो ये 2 तरीके का होता है, एक होता है लेटेंट और एक होता है एक्टिव। लेटेंट मतलब कि हाइड। ठीक है। यह हमारी बॉडी में तो होता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें टीबी है। आज के इंडिया में खासकर 60% केसेस ऐसे हैं जिसमें कि लेटेंट टीबी के केसेस देखे जा रहे हैं। सिर्फ 1-2 सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, फीवर, वेट लॉस, इम्यूनिटी वीक, ये सब नज़र आता है, बट कुछ खास वैसा हमें टीबी का लक्षण नहीं नज़र आता है।
तो इसको हम लोग क्या समझते हैं कि हमें टीबी नहीं है, बट बाद में हमें पता लगता है कि नहीं, जो टीबी का बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी में होता है, मगर वो अभी छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट टीबी। एक होता है एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी क्या क्या मतलब है कि जब वो हमारी बॉडी पे अपना साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है, अपने कुछ ऐसा डिरेजमेंट शो कर रहा है जिससे कि हमें पता लग रहा है कि नहीं, अब हमें टीबी हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्टिव टीबी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो अगर हम लंग्स टीबी की बात करें तो लंग्स टीबी में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ड्राई कफ होगा और 3 से 4 हफ्ते तक ना हमें ड्राई कफ रहता है। उसके बाद हमें स्पूटम नज़र आने लगेगा। आपने कहीं सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा, कहीं देखा होगा पहले, कि कहा जाता है कि अगर 3 से 4 हफ्ते तक लगातार सूखी खांसी हो रही है तो टीबी का जांच कराएं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि 3 से 4 हफ्ते के बाद ही टीबी का जांच कराएं? तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 से 4 हफ्ते के बाद ही जो है वो स्पूटम आता है, और जो स्पूटम है उसी में हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया देखने को मिलता है। तो जब हम 3 से 4 हफ्ते के बाद जो वो टेस्ट करते हैं ना टीबी का, तो हमें जब हम उसे टेस्ट करें तो हमें उसे टीबी का बैक्टीरिया, अगर वो टीबी से, वो पेशेंट अगर टीबी से संक्रमित है तो हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो और क्या इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फीवर हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। वहीं अगर हमारा ब्रेन टीबी होगा तो बहुत ही ज़्यादा हेडेक होगा, फेंटनेस होगा, ये पॉक्स डिजीज़ होगा, यानी कि वर्टिब्रा में टीबी होगा तो बहुत ही ज़्यादा बैकएक देखने को मिलेगा। जेनाइटल रीजन में होगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन होगा, एब्डोमेन में भी पेन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हमारे पर्टिकुलर सिम्टम्स है जो कि अकॉर्डिंग टू अलग अलग टीबी के अकॉर्डिंगली वैरी करते हैं। अब इसके कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि सारे के सारे टीबी के केसेस में देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा फीवर देखने को मिलेगा। फीवर जो होता है वो ज़्यादातर नाइट में बहुत ही ज़्यादा राइज कर जाएगा, और जब भी फीवर उतरेगा तो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होएगी, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होगा, थकावट होगा। ठीक है, और वेट लॉस भी होता है। अब इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग स्पूटम का टेस्ट कराते हैं, PSR नोट कराते हैं, एब्डोमेन का CT स्कैन कराते हैं, मॉन्टूस टेस्ट कराते हैं और एलाइजा ऑफ टीबी कराते हैं। तो ये कुछ उसके टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशंस है। अब हम बात करते हैं कि हम इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें मास्क पहन के रहना चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट जिसको कि टीबी का इन्फेक्शन है तो उसे मास्क पहन के रहना चाहिए, और कभी भी खांसते टाइम जो है वो हैंकी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है हमें अगर में अपनी इम्यूनिटी अगर वीक लग रही है तो हमें इम्यूनोमोड्यूलेटेड ड्रग्स लेने चाहिए। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, हमेशा हरी वेजिटेबल्स ये सब चीज़ अपने डाइट्स को मेंटेन रखना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको अपने में टीबी की कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आप टीबी से शायद संक्रमित हो सकते हैं, तो आपको समय पे टीबी सेंटर पे जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। अच्छा, ये इलाज से एक बात याद आई है कि जो इलाज होता है ना टीबी का, वो 6 मंथ तक होता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि थोड़ा दिन खाए और फिर छोड़ दिया, फिर दवाई छोड़ देते, तो उससे क्या होता है कि वो टीबी का बैक्टीरिया तो अभी भी हमारी बॉडी में है, वो अभी और दुगनी रफ्तार से अपना बॉडी को अफेक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जब 6 मंथ का ड्यूरेशन था, हमें 6 मंथ तक मेडिसिन लेनी होती है, और आपने बीच में अगर छोड़ दिया तब आपको 15 महीने तक उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी और प्लस इंजेक्शंस भी लेने पड़ेंगे। सो गाइस, तो ये था हमारा टीबी का, कि टीबी क्या होता है, उसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, कितने टाइप्स है, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, क्या उन काउज करता है। सो सतर्क रहिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।